गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर में कम्युनिकेशन की थ्योरीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। संप्रेषण अर्थात जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा अपने विचार, भावनाओं, सूचनाओं, तथ्यों आदि को किसी माध्यम से किसी अन्य व्यक्तियों तक या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता, प्रकृति, परिभाषा के संदर्भ में रवि सर आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में संप्रेषण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संप्रेषण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है सजगता का सिद्धांत यानी एक्टिवनेस। एक्टिवनेस का अर्थात जब संप्रेषण के दौरान दो व्यक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो होता है कम्युनिकेटर यानी संप्रेषणकर्ता और दूसरा होता है रिसीवर जिसे संदेश प्राप्त करता भी कहते हैं। जब ये दोनों ही सक्रिय रूप से संप्रेषण के लिए अपनी सक्रियता दिखाएंगे तभी संप्रेषण प्रभावी होगा। अन्यथा अगर संप्रेषणकर्ता सक्रिय रूप से संप्रेषण कर रहा है यानी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है लेकिन रिसीवर उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो संप्रेषण अप्रभावी होगा। उसी तरह से ही यदि कम्युनिकेटर ध्यान नहीं दे रहा है और रिसीवर सुनना चाहता है तो भी संप्रेषण ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण जब कम्युनिकेटर ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, सूचनाओं को कन्वे करने के लिए, तो फिर रिसीवर भी उस पर ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार से इसमें दोनों पक्षों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा सिद्धांत है योग्यता का सिद्धांत। योग्यता यानी प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। इसमें दोनों ही अर्थात कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों ही योग्य होने चाहिए। इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कम्युनिकेटर अर्थात शिक्षक जो अपने कंटेंट को, अपने विचारों, शब्दों को पहुंचा रहा है कंटेंट के अंतर्गत, तो अगर उसका उचित संप्रेषण नहीं है तो रिसीवर यानी स्टूडेंट उस पर, उसके शिक्षण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और संप्रेषण अप्रभावी रहेगा। इसी प्रकार से यदि रिसीवर सुनने के लिए मन में रुचि उत्पन्न नहीं है, बोझिल लग रहा है, एनीथिंग कोई भी कारण हो सकता है कि वह शिक्षक के द्वारा पढ़ाए हुए पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी संप्रेषण प्रक्रिया अप्रभावी रहेगी। इस प्रकार से कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों को एबल होना ज़रूरी है। साथ ही दोनों में अगर परस्पर अंतःक्रिया होगी तभी संप्रेषण प्रभावशाली माना जाएगा। तीसरा इसका सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग। इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस टू वायर प्रोसेस कहलाती है, यानी इसमें दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। एक पक्ष है कम्युनिकेटर और दूसरा पक्ष है रिसीवर। जब दोनों ही सहभागी होंगे, दोनों में ही परस्पर अंतःक्रिया होगी, तभी सहभागिता से संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर टीचर स्टूडेंट में आपसी कोरिलेशन, आपसी कोलैबोरेशन या विचारों की शेयरिंग टू वे होगी, वन वे नहीं। वन वे यानी ओनली टीचर बोलना, टू वे यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों ही आपस में विचार विमर्श करें, सहभागी रूप से अपने संप्रेषण को करें, तो ये दोनों ही जब सहभागी होंगे तभी संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली मानी जाएगी। चौथा है उचित सामग्री का सिद्धांत। अब इसमें प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। अब उचित सामग्री के अंदर शिक्षक के अंदर क्या क्या मटेरियल या स्किल्स होनी चाहिए, वो इस प्रकार है। इसमें योग्यता उसमें पूरी होनी चाहिए। अगर वो प्रभावी रूप से अपनी अभिव्यक्ति नहीं करने की योग्यता रखता, अभिव्यक्ति का कौशल नहीं रखता, अपनी जो प्रशिक्षण के दौरान जो योग्यताएं प्राप्त होती है टीचिंग की, वह योग्यता नहीं रखता और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता, तो
अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। और जितने भी हम शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं पाठ्य योजना के तहत, वो भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। और इसी प्रकार सामग्री के अंतर्गत संप्रेषण के उद्देश्य, हम किस उद्देश्य से संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषण की कौन सी परिस्थितियां हैं, अगर स्टूडेंट और टीचर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मोड में है, दूर है, तो फिर किस प्रकार से संप्रेषण होगा, संप्रेषण में एक दूसरे से मेल का माध्यम क्या होगा, हम किस प्रकार से अपने विचारों को स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, उसका मीडियम क्या होगा, हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, ऑडियो कैसेट्स भेजेंगे या फिर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट के लेवल पे उसके जो रिसोर्सेज या मीडियम है वो इस प्रकार होंगे कि विद्यार्थियों के स्तर कैसा है। अगर विद्यार्थियों का स्तर एलिमेंट्री का है और हम उसे सेकेंडरी की नॉलेज के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी प्रभावशाली नहीं रहेगा। साथ ही बालक की योग्यताएं, उसकी क्षमताएं, बालक इस संप्रेषण कौशल पे ध्यान दे रहा है या नहीं, रुचि ले रहा है या नहीं, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसको एकाग्रता से सुन रहा है या नहीं। तो ये सारी सामग्री इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो न केवल टीचर को ध्यान रखनी चाहिए बल्कि स्टूडेंट को भी अवेयर रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए टीचर को सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो सकती है। इसके बाद 5th है संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मीडिया और प्रॉपर चैनल। ठीक है, तो किस प्रकार से हम कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच जो मीडियम्स हैं, जो माध्यम है, जो कैबिन है, कैबिन अर्थात जो रिसोर्सेज हैं जो हम अपने विचारों को पहुंचाने के लिए या अपने शिक्षण को बालकों तक कन्वे करने के लिए या ट्रांजिशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल सशक्त और उपयुक्त होने चाहिए, तभी संप्रेषण प्रभावशाली होगा। यदि हम टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हैं तो वो मीडियम बहुत प्रॉपर क्लियर आवाज़ जानी चाहिए। अगर हम ऑडियो वीडियो अगर प्रोवाइड के माध्यम से अगर अपना लेसन या टीचिंग करा रहे हैं तो उसके में प्रॉपर विजिबिलिटी चाहिए दोनों की, और दोनों में आइडियाज़ शेयरिंग चाहिए, तभी कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा। 6 है पृष्ठपोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, यानी इसमें भी कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों के बीच आपस में किस प्रकार से कम्युनिकेशन हुआ है उसका फीडबैक होना ज़रूरी है, और तभी कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा, अन्यथा इसके प्रभावशाली नहीं हो सकता। 7th है सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। इसके अंदर कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच 2 प्रकार के वेरिएबल्स यानी परिस्थितियां, कारक जो सहायक भी है और बाधक भी है, ये 2 तत्व कार्य करते हैं, तभी कम्युनिकेशन प्रभावशाली होता है या अप्रभावशाली माना जाता है। इसमें सहायक या बाधक तत्वों में हम ले सकते हैं जैसे प्रकाश की कमी। अगर वीडियो हम दिखा रहे हैं, प्रकाश प्रॉपर नहीं है तो बालक थोड़ी समय तो रुचि लेता है देखने में, सुनने में, उसके बाद नहीं लेता। अगर शोरगुल ज़्यादा है तो हमारे द्वारा पढ़ाई गई शिक्षण प्रोसेस प्रभावशाली नहीं होगी। अगर विद्युत आपूर्ति नहीं है, गर्मी है, तो बालक इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या मौसमी कोई परिस्थितियां हैं, बारिश हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी बहुत तैयार है, तो भी शिक्षण अधिगम के दौरान संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा। तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में ये सारे सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही इन सभी सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए ही एक टीचर को अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कम्युनिकेशन स्किल क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो कम्युनिकेशन और दूसरा स्किल। इसे हिंदी में संप्रेषण और दूसरा शब्द कौशल के रूप में जाना जाता है। कम्युनिकेशन अर्थात हमारी सूचनाएं, भावनाएं, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करना, और कौशल का अर्थ है कि किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की योग्यता या क्षमता से है। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ है कि सूचनाओं, तथ्यों,
विचारों को कुशलतापूर्वक आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कौशल कहलाता है। संप्रेषण मानव प्रवृत्ति है। बिना अपने विचारों को अभिव्यक्त किए मानव नहीं रह सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज में रहकर अपने कार्य व्यवहारों को पूर्ण करने के लिए अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाना अनिवार्य है। इस प्रकार संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 बातों को होना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला है कि संप्रेषण की भाषा और माध्यम का प्रयोग। अगर हमारी भाषा जो रिसीवर है उसके समझ में आने योग्य है और जिस माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो अगर अप्रोप्रिएट है तो ही संप्रेषण प्रभावशाली होगा। साथ ही संप्रेषण के मनोवैज्ञानिक प्रयोग, बालकों जिस भी व्यक्ति को हमें संप्रेषण करना है उसके मनोवैज्ञानिक तत्वों का, उसकी रुचि, योग्यता, आवश्यकता, इन बातों का ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी, इंद्रियों का प्रयोग। अगर हम एक मूक दर्शक के हिसाब से केवल अशाब्दिक संप्रेषण करेंगे तो भी उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। अगर हमने हाव भाव अप्रोप्रिएट अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हुए, आई कांटेक्ट बनाते हुए संप्रेषण किया और सामने वाले ने भी उसी अकॉर्डिंग यानी रिसीवर ने भी उसी अकॉर्डिंग संप्रेषण को ग्रहण किया, तभी संप्रेषण प्रभावशाली होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए इसमें शुद्ध उच्चारण, वाणी की स्पष्टता और शुद्ध तरीकों में का होना आवश्यक है। इन तीनों में ही आपस में घनिष्ठ संबंध है और एक सफल नेतृत्व के लिए प्रभावशाली संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होगा तो आप अपने समूह को जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा सकते। टीचिंग फील्ड के संदर्भ में इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक को संप्रेषण कौशल स्वयं आना चाहिए, तभी बालक उसकी बातों पर ध्यान देंगे, अन्यथा उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे। और टीचर का भी ये दायित्व है कि वह प्रारंभिक स्तर से ही बालकों में एक अच्छे संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी या उच्च प्राथमिक स्तर तक इस प्रकार की पाठ्यसेगामी क्रियाओं का आयोजन करें ताकि बालकों में संप्रेषण का या संप्रेषण कौशल का विकास हो सके, जिसमें वाद विवाद है, प्रश्नोत्तरी है, भाषण है, इसके साथ ही क्विज़ है, पजल्स है और क्लासरूम टीचिंग के अंदर डिस्कशन है, इस प्रकार डिबेट है। तो इस समस्त गतिविधियों का आयोजन करके बालकों में वह संप्रेषण कौशल का विकास कर सकता है। तभी हम न केवल क्लासरूम टीचिंग के अंदर बल्कि समाज में भी शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित होती है, जब उसमें प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता और क्षमता दोनों विद्यमान है। इस प्रकार ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा और आज के होमवर्क के रूप में आपका टास्क इस प्रकार है कि प्रभावशाली संप्रेषण कौशल की आवश्यकता बताते हुए संप्रेषण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सो आई होप इस लॉकडाउन में आप बहुत ही इंजॉय करते हुए इन टास्क को कर रहे होंगे। सो थैंक यू।